नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा नारा दिया है। नारा यूं है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इस एक्स पोस्ट में उन्होंने मायावती और असदुद्दीन ओवैसी और आकाश आनंद को टैग किया है। अब सब लोग समझते हैं कि टैग करने का मतलब क्या है। कुछ जानकारों का कहना है कि ये महज एक ट्वीट नहीं है, बल्कि उस दलित मुस्लिम गठजोड़ की सुगबुगाहट है जो अगर असल में चुनाव में ज़मीन पर उतर गया तो चुनावी गणित को गड़बड़ा सकता है, पूरी तरह बदल सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी के साथ आने की चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन मायावती लगातार दोहराती हैं कि वो कोई गठबंधन नहीं करने वाली, 2027 के लिए अकेले चुनाव लड़ेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम गठजोड़ ही एक ऐसा विकल्प है जो भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के माथे पर पसीना ला सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मायावती अपनी एकला चलो की राजनीति छोड़कर, मैं जिद नहीं कहूँगा, ये उनकी अपनी एक टैक्टिक्स है, इसलिए एकला चलो की राजनीति छोड़कर ओवैसी की पतंग उड़ाएंगी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम। कासिम साहब, शौकत अली ने ट्वीट तो कर दिया दलित मुसलमान करो विचार, लेकिन साथ में जो टैग किया मायावती को, असदुद्दीन ओवैसी को, आकाश आनंद को, क्या कहता है ये ट्वीट और ये टैग करने का अंदाज? बड़ा दिलचस्प है नीरज जी। मेरे समझ में एक चीज ये नहीं आई। मैं जब मुझे रजत भाई का फोन आया तो मैंने जाकर ट्वीट देखा। हम्म। वो बीएसपी का बड़ा पुराना नारा है, ये दलित मुसलमान करो विचार, काशीराम के जमाने का 1984 का नारा है ये। हम्म। दीवारों पे लिखा होता था। और उस नारे को अगर उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद टैग किया, तो उसमें दो चीजें हैं। या तो ये है कि वो संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपका ये नारा है, आप हम्म। इसे अपनाइएगा, क्या आप आ रही हैं दलित मुसलमान साथ करने के लिए। हम्म। या फिर ये है कि उन्होंने इस नारे को स्वीकार कर लिया है, उसकी घोषणा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं देखिए हमने ये नारा ले लिया है, ये दोनों हम्म। आदमी आप लोग को मैं टैग के दे रहा हूं, हमने पकड़ लिया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें पहलू नीरज जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म। अभी आपसे बात करते हुए जहन में मेरे आया कि ओवैसी की पूरी पार्टी, इंक्लूडिंग असदुद्दीन ओवैसी, उनके प्रवक्ता, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके लोग, मायावती, दलित मुस्लिम मायावती, बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम, ये बड़ा प्रचार कर रहे हैं इसका। हम्म। और ये चर्चा में भी आ गया है कि दलित मुस्लिम एक बड़ा मजबूत वोट बैंक है, अगर दोनों साथ आते हैं तो बड़ा मजबूत हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, हराया जा सकता है। और समाजवादी पार्टी भी इससे घबराई हुई है। हम्म। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पार्टी को इतना प्रचार प्रसार क्यों कर रही है? मैं बार बार कहता हूं कि जब इसको गौर कीजिए ना, तब मायावती के उस बयान के साथ मैं नहीं जाता हूं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम्म। अगर ओवैसी की पार्टी लगातार प्रचार कर रही है दलित मुस्लिम समीकरण, तो सीधे सीधे मुसलमान बीएसपी के साथ चला जाए और दलित मुस्लिम हम्म। समीकरण हो गया, उसको आपकी जरूरत क्या है? बिल्कुल। ये तो एक खतरा है ना ओवैसी के लिए। हम्म। इसका मतलब है कि कोई खिचड़ी पक गई है, उसका परोसे जाना बाकी है नीरज जी। बहुत इंटरेस्टिंग। और शायद ये वाटर टेस्टिंग हो रही है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, बयानों के जरिए, और अब उसे परोसना बाकी है। लेकिन मायावती अब ये भी अपनी जगह सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर सोशल मीडिया के जरिए बार बार अकेले चुनाव लड़ने की बात करती हैं। लेकिन आपसे पहले भी इस बारे में बात हुई है, क्या 2024 के अपने न्यूनतम निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मायावती के लिए ओवैसी जैसे दलों से गठबंधन मजबूरी बन गया है क्या? हाँ देखिए, बिल्कुल मजबूरी बन गया है। उसके अलावा मजबूरी के अलावा जरूरत भी है। हम्म। वजह यह है कि जिस तरह से उसका वोट प्रतिशत गिरा है, वोट शेयर गिरा है 22 के बाद, वो उनके लिए चिंताजनक तो है ही है। 19 तक उनका पास वोट उनका अपना रुका हुआ था, वो कहीं नहीं गया था। सीटें कम हुई, जरूर कम हुई, लेकिन वोट उनका 19-20% के आसपास टिका रहा। 22 से कम हुआ और 24 में आके बहुत कम हो गया। तो ये एक अलार्मिंग तो है ही है। अच्छा, फिर ओवैसी की पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं, ओवैसी हम्म। की पार्टी की कोई बहुत डिमांड नहीं है। ओवैसी की पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मांग लेगी तो पता एकदम हद से ज्यादा मांग लेगी तो 50 सीट। हम्म। जब वो तेजस्वी से सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे।
25 सीटें ऐसे और 6 सीटें पे आखिर में आ गए थे। तो मायावती से वो कोई 100-125 सीटें तो मांगने से रहे। जी। किसी भी बड़ी पार्टी से ज्यादा माहौल बनाने का काम तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में कर ही रहे हैं बिहार के बाद। अभी आप देख लीजिए, बिहार की एक राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने जो खेल कर रखा है और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को फंसा रखा है, उसे आमतौर पर लोगों को लगता है कि हिना शाह का नाम तेजस्वी ने आगे कर दिया, इससे उनको नुकसान हो जाएगा। उन्होंने अपनी पूरी प्रवक्ता उतार दिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतार दिया, अपने राष्ट्रीय महासचिव, अपने विधायकों को उतार दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हिना शाह को पहले आपने अपनी वजह जब आपके पास गिनती थी, अब आपके पास जब गिनती नहीं है तो आपको हिना शाह भी आता नहीं। आपने हिना शाह के खिलाफ जो है आरजेडी का उम्मीदवार दे दिया। फिर उसके बाद आज मैं देख रहा था अभी आने से पहले कि वो आरजेडी के लोगों को घेर रहे हैं कि आप तो उनके उसमें नहीं गए, शोक सभा में नहीं गए। तो ये सारी चीजों और काउंटर हो रहा है। तो ये चीजें मुसलमानों को अपील कर रही हैं कि सिर्फ 5 एमएलए जीते हैं हम, और देखिए किस तरह से एक पार्टी जो है वो हमारे पीछे पीछे नाचने लगी जब हमको टुकड़ों पे रखते थे कि ये दे दिया ले लो। ये चीज जो है, ये जैसे बीएसपी जब बनी थी निरंगी 1984-85 में, बसपा को देखता था मैं, तो वो जो उनके अंदर आया था ना आत्मसम्मान, हमारा नेता, हमारी पार्टी, वो चीज पैदा होने लगी है ओवैसी की पार्टी के साथ, ओवैसी के साथ उत्तर प्रदेश में। अच्छा, चुनाव में भी 1 साल है, इस 1 साल में कितना देखिए ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मायावती के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और इसलिए मैं बार बार मैं ये बात मेरे उसमें आती है कि ओवैसी और पल्लवी और मायावती अगर एक कॉम्बिनेशन के तौर पे जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी बड़ा मतलब अचंभित करने वाला कुछ भी हो सकता है। नीरज जी, जो और आपने कही कि कोई बहुत बड़ी पार्टी है नहीं, ज्यादा सीटें मांगेंगे नहीं, और इसके बदले में, इसके मुकाबले में अगर असदुद्दीन ओवैसी की क्राउड पुलिंग कैपेसिटी को हम देखते हैं तो वो तो चुनावों में तो माहौल बनाने का ही काम कर देंगे। क्राउड पुलर तो है असदुद्दीन ओवैसी, देश के किसी भी कोने में खड़े होते हैं तो कोई शक नहीं। और एक चीज और इंटरेस्टिंग था नीरज जी की, जैसे एक तीसरे मोर्चे की बात आई जिसमें क्या कहते हैं स्वयं प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और ये तमाम दूसरे लोग, छोटी छोटी पार्टियां उसमें शामिल होना चाहते थे। ओवैसी पल्लवी दोनों की तरफ से कोई उनको भाव नहीं दिया गया कि ये क्यों, मतलब मेरे मन में तो ये जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो किसी से बात नहीं करे। पल्लवी से मैंने सवाल किया, अभी 4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा आपका पीडीएम जो है एग्जिस्ट कर रहा है? कहने जी बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा पीडीएम कल भी था आज भी है, जिसमें हम है और ओवैसी, जिसकी मैं उत्तर प्रदेश की संयोजक हूँ। और वो तो ये सारी चीजें मायावती इनकार करें, ओवैसी की तरफ से कोई इस तरह की बात ना आए कि हम बात कर रहे हैं कि हमारी बात मायावती से हो रही नहीं हो रही, लेकिन ये शक तो पैदा करती है। और उसपे आज का ये जो इनका एक्स का पोस्ट है शौकत का, ये उसपे मोहर लगाता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नीरज, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जिस तरीके से आपने जो बातें कही वो एक तरीके से इशारा नहीं बल्कि एक मजबूत इशारा करती हैं कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन इसके जो इसका जो दूसरी साइड के लोग हैं या जिसके दूसरी साइड के विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि मायावती तो ब्राह्मणों को साधने की पॉलिटिक्स कर रही है। अब जब ब्राह्मणों को साधने की पॉलिटिक्स कर रही हैं तो ओवैसी के साथ कहां से वो पॉलिटिक्स उनकी जुड़ेगी? वो ये तो दोनों बिल्कुल विरोधाभासी पॉलिटिक्स के दांव हैं। है नहीं थे। आफ्टर क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर, ओवैसी का विदेश का दौरा और पाकिस्तान पे जो उनके हमले हैं, जो उसके जो वीडियोस हैं, मेरे बड़े इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण दोस्तों से, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ लड़कियां नई आई हैं जर्नलिज्म में, एक दिन इंटरव्यू करने आई थी, एक लड़की बच्ची थी, वो बैठ गई ओवैसी की तारीफ करने लगी। तो ओवैसी जो देशभक्त है और राष्ट्रवादी है और राष्ट्र प्रेमी है और पाकिस्तान के साथ दिखे, उनका वो इंटरव्यू देखे, ये इंटरव्यू देखे, ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया पक्ष किस तरह से भारत का पक्ष रखा है। ये एक यंग लड़की, एकदम यंग लड़की, वो ये बातें कह रही थी। उसी तरह से कुछ इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी। तो अब अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ब्राह्मण माहौल बना सकता है। ब्राह्मण को देखे तो वोटों की संख्या उनकी इतनी नहीं उत्तर प्रदेश में। ओवैसी के साथ उनका जो उनकी फॉलोइंग जो है, और उसको अगर एक कोई ठिकाना मिलता है, कोई सहारा मिलता है, तो वो एक बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, 20+ के करीब है। और वो उसका 88-90% जो है वो अखिलेश यादव को जाता रहा है। तो ये देखिए कि एक तो ब्राह्मण
को जो टिकट्स दे रहे हैं, कम से कम 2 टिकट अब तक ब्राह्मण के हो चुके हैं, 20-22 टिकट और 25 टिकट वो ब्राह्मणों को दे देंगी। तो उन सीटों पे उनको कोई दिक्कत नहीं है कि ओवैसी उनके साथ आ जाए, और खुशी की बात वो विधायक होने जा रहे हैं, वो मंत्री होने जा रहे हैं अगर सरकार बन रही तो उन ब्राह्मणों की सेहत पे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तो मुसलमान और ब्राह्मण अगर साथ हो गए तब तो फिर ये मारक हो गया, हम्म तब तो ये और मारक हो गया, फिर तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। और मायावती और फिर दलित तो साथ में है ही, माने ये तो 20% प्लस 12% प्लस दलितों में भी अगर आप 17-18% लगाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, और इसमें से आधा आधा भी काट लेते हैं तब भी ये 25% के ऊपर चला जाता है, 20% के ऊपर चला जाता है। बड़ा मारक कॉम्बिनेशन है अगर ऐसा हो रहा है। और देखिए हो रहा है क्योंकि उसे नजर आ रहा है, ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास तमाम फोन आते हैं, चूंकि मेरी बीएसपी बीट है नीरज जी, तमाम फोन आते हैं अलग अलग जनपदों से, फर्रुखाबाद से आया, कन्नौज से आया कि सर वो जरा सा मेरा बीएसपी से बात करा दीजिए, मुझे टिकट चाहिए। और ज्यादातर टिकट उसमें मांगने वाले ब्राह्मण है। और मैं फिर एक चीज बताऊं, मैं अक्सर कहता हूं, इशारों में कहता हूं, आप समझ जाते हैं, दर्शक भी समझ जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी का टिकट बहुत मुश्किल चीज है, कल भी था आज भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी शर्त इतनी बड़ी है कि उस शर्त को पूरा करने में आदमी टेढ़ा हो जाता है। और उसके बावजूद इंसान अगर तैयार है और अभी से अपना टिकट घोषित करा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि गांव ग्राउंड पे कुछ ना कुछ वो देख रहा है। ब्राह्मण है, समझदार कौम है, समझदार उसका एक तबका है, वो उसे मालूम है कि हम ये क्या होने वाला है। लेकिन अब एक और एंगल पर आते हैं। समाजवादी पार्टी कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने जा रही है। मायावती मुस्लिम वोट को देखे, ब्राह्मण वोट को देखे, कि पहले अपने दलित वोट को देखे, जिस पर अखिलेश यादव पीडीए के जरिए लगातार फोकस कर रहे हैं, लामबंदी कर रहे हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अखिलेश का ये जो मूव है, तो नान जाटों पे तो काम कर रहा है। अभी 24 में भी किया उसने, अच्छा खासा वोट नान जाटों उनको मिल गया है। लेकिन जाटों में काशीराम और अंबेडकर या फुले या शाहू, ये जितने इनके महापुरुष हैं, आइकन है। अखिलेश यादव अपनी सरकार में इन लोगों को लेकर, जिसमें मायावती का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपोज है, बहुत लंबा चौड़ा, कि सहारनपुर में काशीराम का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसका नाम बदल दिया, कर्ण जो आपके कासगंज जिले का नाम काशीराम नगर था वो जिले का नाम आपने बदल दिया, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी काशीराम के नाम से बनी थी उसका नाम आपने बदल दिया। इस तरह के मायावती ने उस पर पूरा एक्सपोज करके सब गिनाया है। उसके अलावा भी हम अगर सोशल मीडिया को वो जगह माने जहां पर आप थर्मामीटर लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो सारा जो शेड्यूल कास्ट का जो गाइडलाइंस या बेटराइज या बसपाई मानसिकता का के हैंडल्स हैं, वो जब से अखिलेश यादव ने पीडीए और काशीराम का नाम लिया तब से उसी पे वो लगे हुए हैं, उसकी मुखालफत करने में और ये बताने में कि आपने क्या क्या किया काशीराम के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि पासी वोट उनके साथ अच्छा खासा आया है। उसका नुकसान बीएसपी को कम, भाजपा को ज्यादा हुआ है, क्योंकि पासी बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत कम रहा है। और पासी है कहाँ? फैजाबाद मंडल में, इलाहाबाद मंडल में और लखनऊ मंडल में। इसके बाद फिर पासी वोटों बिल्कुल ना के बराबर बचता है। आजमगढ़ मंडल में कुछ सोनकर खटिक जो पासी का एक दूसरा तबका है वो पाया जाता है। तो यहाँ और समाजवादी का यहाँ का रिजल्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा है। इलाहाबाद देख लीजिए, कौशाम्बी देख लीजिए, उसके बाद यहाँ की रायबरेली की जो राहुल की सीट है राहुल गांधी की, उसे देख लीजिए। लखनऊ मंडल की जो इधर सीतापुर की सीट देखिए, यहाँ सब पासी बहुत है। पासियों में वो काम कर गए क्योंकि उनके पास लीडरशिप भी पासी ठीक ठाक आ गई। याद के चौधरी हैं, जी सरोज हैं, अवधेश प्रसाद हैं, उसके बाद वो क्या नाम है उस लड़की का, तूफानी सरोज की बेटी जो सांसद है, जी प्रिया सरोज हैं, सोनकर रागनी सोनकर एमएलए है उनके। तो ये जो वोट है ये इनको मिला है और ठीक ठाक मिला है। इसमें बहुजन समाज पार्टी का बहुत स्टेक नहीं था। खटिक बहुजन समाज पार्टी का कभी स्टेक नहीं था। हाँ, सरकार बनने के बाद सब शेड्यूल कास्ट हो जाते हैं, वो देखा गया। उसका फायदा लेने के लिए, एससी लिखाने के लिए, पट्टों के लिए, तमाम जो दूसरी योजनाएं होते हैं उसके लिए सब शेड्यूल कास्ट होते हैं। लेकिन ऐसे पार्टी वाइज अगर देखें तो उनके पास जो उनका अपना वोट है वो 13% जो जाटो है वही उनके साथ है, और उस पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है। उस पे आइए अब देखिए, ब्राह्मणों की नाराजगी जिस पर पिछले कई हफ्तों से चर्चा हो रही है, बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी, यूजीसी का मुद्दा, शंकराचार्य का मुद्दा, ऐसे एक साथ मुद्दे हैं जो जिनके चलते ये लगता है कि बीजेपी
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर है। पिछले लोकसभा और विधानसभा यानी 2017 के बाद के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखें तो मुस्लिम बिरादरी को तो ये सबसे अच्छा बेट नज़र आ रहा होगा कि जब वो बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत ओपोजिशन के साथ खड़े रहें और इस बीजेपी के बैकफुट पर होने का फ़ायदा उठाएं, और अखिलेश है उस फ्रंट फुट पर। तो यहाँ आपको लगता है कि मुस्लिम समाज इस मौके को नहीं देख रहा है? नहीं देख रहा है, लेकिन उसके उसके साथ वो ये भी बात ये कर रहा है कि भाई जब जयंत चौधरी भी थे, ओम प्रकाश राजभर भी थे, स्वयं प्रसाद मौर्य भी थे, दारा सिंह चौहान भी थे, ये सारे लोग थे, तब हम पूरे के पूरे उनके साथ थे। 87-90% बहुत होता है, उससे ज्यादा 100% कोई वोट नहीं पाता है। बिल्कुल। और उसके बावजूद 111 का नतीजा है। तो वो उस चीज को नहीं भूल पा रहा है। वो कह रहा है भाई इनके पास अपना नहीं है, और ओवैसी इसको आग में घी डालने का काम कर रहे हैं इसी बात को कर करके। या तो तुम कितने हो, अखिलेश तुमको हम बताएं, इस टाइप की जो उनकी तकरीरें हैं वो बहुत मतलब परेशान कुन है समाजवादी पार्टी के लिए। नीरज जी। लेकिन ब्राह्मणों पर मायावती पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, सियासी निवेश कर रही हैं, उस हिसाब से रिटर्न मिलने की उम्मीद है? आपको लगता है कि मायावती को ब्राह्मण वोट मिलेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जहां उनके कैंडिडेट्स होंगे अकेले होंगे, और जहां पे जैसे अब जो टिकट हुआ है जालौन वाला, इस सीट पे बहुजन समाज पार्टी को 90,000 वोट मिला था 2022 में। ओके। 90,000। और हरिओम उपाध्याय से पहले बीएसपी के एमएलए थे, उनका टिकट काट के कुशवाहा को दिया गया था, वो भी जीत गया था 2017 में। तो ये वहां की स्थिति है। तो उस सीट पे जैसे कोई पांडे जी आए, अब उन पांडे जी को वहां पे उनकी बिरादरी वोट कर देगी, क्योंकि 25-30 हजार ब्राह्मण है और 90,000 वहां पे जो है जाटो कमिटेड वोट बसपा का वो पाए हुए हैं वहां। तो इस तरह जैसे आप हरशंकर तिवारी की सीट ले लीजिए, गोरखपुर की 2 सीटें हैं, अमरमणि की, हरशंकर तिवारी की, वहां वोट तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा। वो बसपा या समाजवादी पार्टी जिसका उम्मीदवार अच्छा होगा, जिसका उम्मीदवार विनिंग होगा, उसको चला जाएगा। लेकिन ओवरऑल उत्तर प्रदेश में मैं ब्राह्मण वोटों को अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अंतिम समय में देखता हूं। अभी वो कुछ भी कह रहा है, नाराज है, नाराजगी उसकी जो है, हाँ ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी को 7 से 12 की सरकार में उसने मजा बहुत किया है। तो अगर उसे लगता है कि मुस्लिम आ गया है और शुल्कास तो उनके पास है ही है, और कुछ ओबीसी वो लाए, तब वो उधर जा सकता है। और वो भी रिजर्व सीट पे ज्यादा, क्योंकि 2007 में भी ब्राह्मण ने जो वोट किया था, वो अपने विधायक जो जीते थे उसके अलावा फिर रिजर्व सीट पे उसने बहुत अच्छा नतीजा दिया था, और रिजर्व सीट पे पहली बार बहुजन समाज पार्टी ठीक ठाक सीटें जीत के आई थी। नीरज जी। तो हालांकि आपने पहले इशारा किया, लेकिन आपको अगर लगता है कि ब्राह्मण कैंडिडेट्स जहां होंगे वहां बीएसपी को वोट मिल सकता है, तो कितने ब्राह्मणों को टिकट दे देंगी मायावती? देखिए मुझे लगता है कि जो शर्त है ना, उसके हिसाब से 335 से ऊपर ब्राह्मण अच्छे नहीं मिल पाएंगे। अच्छे ब्राह्मण जो हैं, भाई देखिए मैं अक्सर कहता हूं अपनी डिबेट्स में, अच्छे ब्राह्मण उम्मीदवार, अच्छे ब्राह्मण उम्मीदवार वरना अच्छे उम्मीदवार, यानी अच्छे ब्राह्मण उम्मीदवार। और वो भी अच्छे ब्राह्मण का मतलब ये है कि जैसे हरशंकर तिवारी की तरह, जैसे किसी शाही की तरह, जैसे विजय मिश्रा की तरह, जैसे उपाध्याय की तरह, जैसे आपके मथुरा वाले शर्मा जी के परिवार की तरह, जैसे रामवीर उपाध्याय के परिवार की तरह, मतलब जो ठीक ठाक हो, जिसकी कुछ मतलब फेस वैल्यू भी हो, और रीढ़ बहुत मजबूत हो, पीठ मतलब उसके ऊपर ताकत होनी चाहिए, जो आज के जमाने में इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए। तो वो पहले ही जो उनका टारगेट है वही इतना मुश्किल है कि मुझे 30-35 से ज्यादा उम्मीदवार बसपा से लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नहीं तो ये काफी असदुद्दीन ओवैसी की एक फायर ब्रांड अपील है उत्तर प्रदेश में। वो अभी तक भले ही कुछ ना कर पाए। ये सवाल कई बार पूछ चुका हूं मैं आपसे, लेकिन एक बार फिर पूछ लेते हैं जो नए दर्शक हैं हमारे उनके लिए, कि फायर ब्रांड अपील की बात मैं कर रहा हूं जिसे दोहराऊंगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं पाई है। मैं यहाँ पर एक भूमिका बना देता हूँ कि ये कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में या बिहार में ऐसी जगहों पर मुस्लिम वोट पाया जहाँ मुस्लिम कंफ्यूज था, जहाँ पे दोनों तरफ मुस्लिम का वोट पड़ता था, नीतीश कुमार को भी, लालू प्रसाद को भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि स्थिति एकदम क्लियर है, इसलिए यहाँ असदुद्दीन ओवैसी के लिए कोई ज़मीन नहीं बचती है। तो आपसे मेरा फिर वही सवाल है जो मैं कई बार पूछ चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी उम्मीद किस बूते बांधे?
देखो, वैसे की पार्टी अकेले लड़ती है तो उत्तर प्रदेश कोई सीट कोई सीट नहीं जीत पाएगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई समीकरण नहीं है। हाँ, अगर कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाए और वहां पर आप जीत जाइए तो अलग बात है, लेकिन ये युग दूसरा है। इसमें व्हाट्सएप इतना तेज चलता है कि 1 मिनट में किसी भी पोलिंग की खबर कहीं भी पहुंच जाती है कि सब एक हो रहे हैं भैया तो तुम लोग भी एक हो जाओ। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं रहेगी। वेस्ट यूपी में जरूर है, लेकिन जीत सकते हैं अगर दूसरी बिरादरी का कैंडिडेट हुआ तो। ओवैसी का अभी तक जो दांव लगाने का तरीका है, मुसलमानों पर लगाते हैं। कैंडिडेट भी मुसलमान और विधानसभा भी मुसलमान। अगर बिल्कुल। अगर वहां पर मुस्लिम है 1 लाख हम्म और वहां पर आपने किसी जाटों को लड़ा दिया और उसके यहाँ हम्म 5-60-65 हजार वोट है और वो टिकट कटा है उसका भाजपा से या टिकट कटा है सपा से, कटे हुए टिकट के कैंडिडेट्स अगर उनको अच्छे मिल गए जो स्ट्रिंग एमएलए हों, तब तो वो खाता खोल सकते हैं। हम्म वरना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो एक तबका है नौजवानों का जो बिल्कुल दीवाना है ओवैसी का, हम्म उसकी सेहत पे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो कह रहे हैं इतने साल से तो भाजपा झेल ही रहे हैं, एक बार और सही। हमारी सेहत पे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी पार्टी और अपनी गिनती कराना चाहते हैं। ये लफ्ज आम हो चुका है रमजान में, अफ्तारियों में, चौराहों पे, कहीं भी आप बात कीजिएगा तो वो जो नौजवान जो है वो ये कहता है हमको अपना वोट गिनवाना है, हमको अपने वोट की गिनती करानी है। ये लफ्ज जो है, ये मैंने आपसे बताया ना कि 84 में मैंने बीएसपी के लोगों को ये करते हुए देखा है। तो मेरे जहन में वो पुरानी यादें बीएसपी के वर्करों की, उनके जो लोग थे उनकी वो यादें, अब इसको मैं अब जोड़ के देखता हूं तो वही अंदाज पाता हूँ। क्या पश्चिमी उत्तर उत्तर प्रदेश? प्रदेश के बाकी हिस्से में भी अगर ये गठबंधन कोई शक्ल लेता है तो असर दिखाएगा? हाँ बिल्कुल साहब, अम्बेडकर नगर में दिखाएगा, आजमगढ़ में दिखाएगा, गाजीपुर में दिखाएगा, मऊ में दिखाएगा, भदोही में दिखाएगा, आपके सुल्तानपुर में दिखाएगा, अ, कानपुर में दिखाएगा, उन्नाव में दिखाएगा, फतेहपुर में दिखाएगा, बाराबंकी में दिखाएगा, बहराइच में दिखाएगा। ऐसा नहीं है, पश्चिम के अलावा बरेली में दिखाएगा, शाहजहांपुर में दिखाएगा, हम्म हरदोई में दिखाएगा। हम्म। तो ये तो आपने जो लिस्ट बताई है वो तकरीबन तकरीबन उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है। तो दोस्तों, ओवैसी की एक फायर ब्रांड अपील है, लेकिन चुनावी राजनीति में उत्तर प्रदेश की वो अभी तक कोई जादू नहीं दिखा पाए हैं। मायावती के पास एक समर्पित वोट है, लेकिन जो पिछले कई चुनावों में बुरी तरह से गिरा है और मायावती का ग्राफ गिरा हुआ है। ऐसे में अगर ये दोनों फायर ब्रांड अपील और एक परंपरागत वोट, परंपरागत काडर, ये आपस में जुड़ते हैं तो गठबंधन की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए मायावती के एकला चलो बार बार दोहराने के बाद भी ओवैसी और मायावती के गठबंधन की चर्चाएं होती रहती हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने, जैसा मैंने शुरू में बताया, एक सोशल मीडिया पर दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान करो विचार, ये नारा देकर एक बार फिर इस चर्चा को गर्म कर दिया है। कासिम साहब ने हमें इसके समीकरण बताए और ये बताया कि अगर ये पहली बात, दो इंपॉर्टेंट बात कि एक तो कासिम साहब ने कहा कि ज़रूर कोई खिचड़ी, ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है और ये नारा ऐसे ही नहीं आया है। और दूसरी बात ये कि अगर ये खिचड़ी चुनाव के वक्त परोस दी जाती है तो फिर ये गठबंधन चुनावी समीकरणों को बुरी तरह गड़बड़ा सकता है, बदल सकता है। हमारी नज़र इससे जुड़े तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर बनी रहेगी। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सैयद कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।